कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं आप, जरा एक बार अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को दोबारा पढ़ लीजिए, कंपनी की रूल बुक मंगवा लीजिए और समय निकालकर देख लीजिए। कुछ टर्म्स बताने जा रहे हैं आपको। पॉश फेलियर, इग्नोर्ड कंप्लेंट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट, थ्रेट्स ऑफ टर्मिनेशन, इन सब प्रॉब्लम्स की कंप्लेन कहाँ करनी है? एचआर डिपार्टमेंट ही लिखा है ना। लेकिन अगर एचआर बिट्रेयल, रिलीजियस कन्वर्जन, अबेटमेंट बाय एचआर, सिस्टमैटिक कवर अप और वर्कप्लेस बिट्रेयल की शिकायत करनी हो तो क्या करेंगे? नहीं पता कहां जाना है, शायद किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और ना ही टीसीएस की उन फीमेल एम्प्लॉयज को पता था जिनकी कहानी जब सामने आई तो पूरी आईटी इंडस्ट्री और पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड हिल गया। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी और गुड रिटर्न्स पर आज बताने जा रहे हैं टीसीएस नासिक केस की हर वो परत जहां सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था, जबरन धार्मिक कन्वर्जन चल रहा था, रेप की कंप्लेंट्स थी और ये सब कुछ एक साथ चल रहा था मलेशिया से लिंक होकर के। कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 में। नासिक सिटी पुलिस को एक पॉलिटिकल पार्टी वर्कर की शिकायत मिली। उसने बताया कि टीसीएस नासिक ऑफिस में एक हिंदू लड़की जो अभी लगभग 20 साल की है, रमजान के रोजे रख रही है और इस्लाम के तरीके से रहने लगी है। पुलिस ने फैमिली से संपर्क किया। फैमिली ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को ऑफिस भेजना बंद कर दिया था क्योंकि वो अचानक इस्लाम के मुताबिक रहने लगी। पुलिस को शक हुआ, उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। 4 अंडरकवर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर टीसीएस ऑफिस में गए। 2 हफ्ते तक उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। 2 हफ्ते बाद पुलिस को इतना सबूत मिल गया कि एक्शन ले लिया जाए। पहली एफआईआर दर्ज हुई। लड़की का रिलेशनशिप एक आरोपी दानिश शेख के साथ था। दानिश ने छुपाया था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी। दानिश की बीवी ने फरवरी में ही लड़की को मैसेज और कॉल करके ये सच बताया और उसके बाद ये पूरा खेल शुरू हुआ। पुलिस ने का केस दर्ज किया क्योंकि दानिश ने शादी का झांसा देकर फिजिकल रिलेशंस बनाए थे। साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत करने का सेक्शन भी लगाया गया क्योंकि दानिश ने लड़की को इस्लाम फॉलो करने के लिए प्रभावित किया था। पहली एफआईआर के बाद कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र भर में टीसीएस की 8 महिला कर्मचारियों ने शिकायतें की हैं। कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। ज्यादातर आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और धार्मिक कन्वर्जन के थे। पीड़ित लड़कियां ज्यादातर 18 से 25 साल की उम्र की थीं और इनकी सैलरी भी लगभग 18,000 से 20,000, 22,000 के बीच थी। आरोप थे पर्सनल लाइफ पर अनचाहे कमेंट्स, गलत तरीके से छूना, काम ज्यादा लोड करना, अगर साथ ना दें तो काम का ओवरलोड देना और इस्लाम फॉलो करने के लिए दबाव बनाना। सबसे चौंकाने वाली बात, मलेशिया लिंक प्रीचर इमरान को वीडियो कॉल्स के जरिए पीड़ितों से मिलवाया जाता था, यानी ये नाम भी सामने आया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 8 आरोपी थे, 6 पुरुष और 2 महिलाएं। 7 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 महिला फरार है। नाम भी सुन लीजिए: आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अतर, अश्विन चैनानी, दानिश शेख और इस पूरी क्राइम मूवी की सबसे अहम किरदार निदा खान। पहले फरार थी, अब गिरफ्त में हैं और एसआईटी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। लगभग 30 साल की उम्र है। निदा टीसीएस नासिक में एचआर मैनेजर और कंपनी की इंटरनल कमेटी का हिस्सा थी जो पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत बनाई जाती है। लेकिन उन पर आरोप है कि कर्मचारियों द्वारा बार बार यौन उत्पीड़न और अनुशासनहीनता की शिकायतें देने के बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। निदा खान एसपीपीयू यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा है। निदा की जिम्मेदारी थी कर्मचारियों की शिकायतों को संभालना और वर्कप्लेस पर सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना। लेकिन उन पर आरोप की लिस्ट देखिएगा: आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना यानी आउटरेजिंग मॉडेस्टी, जबरन दबाव बनाना यानी कॉर्शन, और इन सब को लेकर निदा के ऊपर जांच चल रही है। जांच में यह भी सामने आया कि निदा खान पर कुछ ऐसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है जहां कथित रूप से हिंदू महिला कर्मचारियों को प्रेम संबंधों में फंसाकर फिर उनके साथ धार्मिक परिवर्तन यानी कन्वर्जन और शोषण की बातें सामने आई। नासिक पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान एक आरोपी को रंगे हाथों महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए भी पकड़ा है। पुलिस अब 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज क्लिप्स की जांच कर रही है जिससे सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किरण बेनभर ने अदालत को यह भी बताया है कि नासिक ऑफिस में एक सीनियर मैनेजर ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम को नियमित रूप से ईमेल भेजकर 2 एम्प्लॉयज के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जानकारी दी थी। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स की माने तो ये ईमेल जब्त कर लिए गए हैं और साथ ही एजीएम के डिवाइस से 78 अदर ईमेल्स यानी 78 और ईमेल और एक चैट भी बरामद की गई है जिनकी जांच उसकी मौजूदगी में ही की जा रही है। पुलिस अब बैंक रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रही है जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले से किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का संबंध है या नहीं।
अब इस केस का लिंक मलेशिया से भी जोड़ा जा रहा है। इमरान नाम का एक व्यक्ति जिसका संबंध मलेशिया से होने का शक है, व्हाट्सएप बातचीत में सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन जो लोग कर रहे हैं उनकी माने तो उनको ये संदेह है कि एक धार्मिक प्रचारक यानी प्रीचर, जिसे कर्मचारियों से वीडियो कॉल के जरिए जोड़ा गया था। आरोप है कि वो महिलाओं को विदेश में बेहतर नौकरी और जीवन शैली का हवाला देकर उन्हें बाहर ले जाने के लिए प्रेरित करता था। फिलहाल उसकी पहचान, इस मामले में उसकी भूमिका की जांच भी की जा रही है। एसआईटी को आरोपियों से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसमें कलीग्स को लेकर के चर्चा की जाती थी, टारगेट तय किए जाते थे और योजनाओं को कोऑर्डिनेट किया जाता था। जांच के दौरान डिलीट किए गए चैट्स को भी फॉरेंसिक टूल्स की मदद से रिकवर किया जा रहा है। ऑफिशियल्स का मानना है कि ये चैट्स इस पूरे मामले के इरादे और इस दायरे को समझने में बेहद अहम साबित हो सकती है। देखिए, टाटा ग्रुप की लेगेसी और देश की इकोनॉमी के लिए इसका योगदान ऐसा है कि इस तरह की खबरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर यहाँ एम्प्लॉयज सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ है। हालांकि इस पूरे मामले पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साफ कर दिया कि इस तरह के केसेस में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, लेकिन फिर भी कई सवाल अब टीसीएस के सामने खड़े हैं, देश के कॉर्पोरेट्स के सामने खड़े हैं और सबसे पहले सुरक्षा से जुड़ी पॉलिसीज तैयार करने वाली सरकार के सामने खड़े हैं। और एक सवाल आपसे भी कि क्या आप अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित हैं? इंश्योर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।